हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। ये पार्ट 3 है फिज़िकल वर्ड का, जो कि आपका चैप्टर 1 है फिज़िक्स के बुक में। तो फिज़िकल वर्ड का पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने मैक्रोस्कोपिक डोमेन तक कर लिया था, ठीक है। उसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स। जरा देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में हमको ये देखना है कि जो भी फिज़िक्स के लॉज हम लोग पढ़ते हैं, जो भी फिज़िक्स के लॉज हम स्टडी करते हैं, उनका क्या क्या एप्लीकेशन है। मतलब कि कैसे ये एक बून साबित हो सकता है सोसाइटी के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने कंट्री के लिए। कैसे आप फिज़िक्स के लॉज पढ़ के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम अपनी सोसाइटी को एक नया लेवल, एक नया आयाम तक पहुंचा सकते हैं। ये चीज़ें हमको पढ़नी है। जैसे इसमें पहला पॉइंट ये है बच्चों, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको आप सुनिए, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 19वीं शताब्दी में, मतलब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसी के बाद हमको नीड महसूस हुई स्टीम इंजन की। तो वहाँ से हमको नीड महसूस हुई और हमने स्टीम इंजन को डेवलप किया। पहले के ज़माने में बच्चों ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को मिलता था कि मतलब बड़ा ही हल्का ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बैलगाड़ी वगैरह चलती थी। आज के समय में रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, बसेस चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स बन चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, ठीक। जैसे आजकल सभी के, मतलब अप्रॉक्सीमेटली एवरीवन जो कि ऑफिस का काम करते हैं और जिनको मतलब कोडिंग वगैरह करना होता है, तो अपने घर पे वाईफाई लगवाते हैं। वाईफाई का मतलब ब्रॉडबैंड लगवाते हैं। ब्रॉडबैंड क्या होता है बच्चों? तो एक ऑप्टिकल फाइबर की तार आती है, का वायर आता है, और वो हमारे घर में इंस्टॉल करा दिया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है बच्चों? आज के ज़माने में इंटरनेट चल रहा है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर एकदम हमारे, समझ लीजिए कि इतना पतला होता है कि हमारे बाल के मोटाई होती है उसकी, ठीक है, वही उसका विड्थ होता है, उतना पतला। उतने पतले तार में हम सिग्नल्स भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देखिए कितनी नेक्स्ट लेवल पे एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और क्या पढ़ना है? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जब आया, जैसे हमको आविष्कार हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, किसी ने बताया कि हाँ ये भी होता है, मैग्नेटिज्म के बारे में जब आया, उसके बाद हमारे वायरलेस कम्युनिकेशंस आए, ठीक है। सैटेलाइट का आविष्कार हुआ। सैटेलाइट के आविष्कार से क्या फ़ायदा हुआ? तो हमको वेदर का फोरकास्टिंग मिल जाता है, हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे ऐसे बारिश होने वाली है, धूप निकलने वाली है। तो वेदर फोरकास्टिंग आसान हो गई हमारे लिए सैटेलाइट के आविष्कार से, ठीक है। जैसे एक हमको नीड महसूस हुई, जैसे आप लोग पढ़े होंगे रीन्यूएबल एनर्जी और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल मतलब जिसको रीन्यू कर सकते हैं, ठीक है। नॉन रीन्यूएबल जिसको रीन्यू नहीं कर सकते हैं। मतलब नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो एग्जॉस्टिबल होता है। एग्जॉस्टिबल का मतलब ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें समय के साथ ख़त्म हो रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली 200 साल में आपके कोल के जितने भी भंडार हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो एक सर्वे के हिसाब से वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब कोल ख़त्म हो रहा है, पेट्रोलियम ख़त्म हो रहा है, तो हमको एक नीड महसूस हुई कि हमको दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को भी तराशना होगा, ताकि हम हमारी सिर्फ डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स पे ना रहे, हम दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे भी डिपेंड करें जो कि रिन्यूएबल है, जिसके सोर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी पे हम लोग डिपेंड हुए, सोलर पैनल्स बनाए, सोलर सेल्स बनाए, सोलर कुकर भी बनता है। सोलर कुकर आजकल यूज़ होता है छत पे जब धूप के समय में खाना बना सकते हैं सोलर कुकर में, ठीक है।
सोलर वाटर हीटर यूज़ होता है। अब घरों में गीज़र लगाते थे, गीज़र क्या इलेक्ट्रिसिटी खाता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे, अब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है वो। हम क्या किए, सोलर वाटर हीटर लगा दिए छत पे, तो उससे ठंडी के दिनों में गर्म पानी मिलने लगा। ठीक है, तो ये सारी एडवांसमेंट्स हैं। और सोलर एनर्जी पे तो डिपेंड कर ही रहे हैं, विंड एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहे हैं, और ऐसे ही जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो हमको नीड महसूस हुई और हमने क्या किया, एडवांसमेंट कर दिया। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है कि फिजिक्स इतना वास्ट है, और फिजिक्स मतलब ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ये एग्जैजरेटेड नहीं है। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है, उन्होंने लिखा है कि फिजिक्स के लॉज और फिजिक्स के जो एडवांसमेंट्स हैं, अगर इन अ रिस्पॉन्सिबल वे किया जाए, एक रिस्पॉन्सिबल वे में उसको परफॉर्म किया जाए, तो उसके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी एबिलिटी है कि वो एक बार में धरती की जितनी पॉवर्टी है उसको ख़त्म कर सकता है। मतलब धरती पे जितनी गरीबी है, भूखमरी है, सबको एक बार में ख़त्म कर देता है, कर सकता है, अगर इसको रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ किया जाए। अगर इसको इररिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ किया जाए तो ये एक कर्स भी साबित हो सकता है फॉर द सोसाइटी। मतलब फिजिकल लॉज एंड फिजिक्स कैन बी अ बून इफ इट इज यूज्ड इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, एंड इफ इट इज नॉट देन इट विल बी अ कर्स टू द ह्यूमन सोसाइटी। समझ में आ रहा है? तो ये सोसाइटी के लिए कर्स भी हो सकता है, जैसे एटम बम बन गया है, एक बार में पूरी धरती तबाह कर सकता है। ठीक है, एटम बम कैसे बना? तो फिजन फ्यूजन रिएक्शन बेसिकली, फ्यूजन से तो हमारा हाइड्रोजन बम बनता है। तो हाइड्रोजन बम तो बनाना आसान नहीं है। अभी वो फ्यूजन रिएक्शन ऐसे हैं कि उनको कंट्रोल नहीं किया जा सका है। फिजन को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर लिए हैं, उस पर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इंडिया की तो 3% इलेक्ट्रिसिटी जो भी है पावर सोर्स वो डिपेंड करती है फिजन न्यूक्लियर रिएक्टर पे। हाइड्रोजन बम जो होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए पहले आपको एटम बम फोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हाइड्रोजन बम एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो वो अलग कहानी है। तो इट कैन बी अ बून, ऑल्सो इट कैन बी अ कर्स इफ इट इज यूज्ड इन अ इररिस्पॉन्सिबल वे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये हैं आपके टेक्निकल एडवांसमेंट्स। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें, फिजिक्स टू द सोसाइटी, फिजिक्स टू द कंट्री, फिजिक्स कैसे रिलेशन में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके 4-5 पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको नोट्स मैं भेज दूंगा, उस नोट्स में पूरा अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? तो कुछ इसके बाद हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो कुछ हमको फिजिकल लॉज के बारे में पढ़ने हैं, जैसे तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं अगला टॉपिक लिख रहा हूँ। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज में हमको 3 ही पढ़ने हैं। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सारी चीज़ें आपको, ये 3 लॉज आपको पढ़ने हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है देख लीजिए, ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है, आप लोग को पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ठीक है, मतलब उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इस यूनिवर्स में पहले से कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है,
उस एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ना तो जो एनर्जी पहले से है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? तो जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्जन है, इसके बेस पे हम डिवाइसेस वगैरह बनाते हैं एनर्जी कन्वर्जन पे। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब फिक्स होना, कंजर्व रहना मतलब फिक्स होना। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या आता है? मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो बच्चों कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे हो तो उसके पास कितनी एनर्जी है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और अगर कोई बॉडी मोशन में, बहुत ही जनरल बता रहा हूँ, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन के दौरान उसकी एनर्जी जितनी कंज्यूम होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के सम को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अच्छा चलिए, एक स्टोन है, स्टोन को ड्रॉप कीजिए, ज़मीन पे गिरा। अब ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी ऑफ दिस स्टोन टुवर्ड द अर्थ सरफेस, पहले जब इसको पकड़े थे हाथ में उस समय रेस्ट पे था, मतलब जितनी भी एनर्जी है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है, क्योंकि इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। जैसे ही छोड़ा वेलोसिटी इंक्रीज होना चालू हुई। क्यों? क्योंकि अर्थ की तरफ से एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, 12 mv², हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि सम हमेशा फिक्स होना चाहिए, सम हमेशा फिक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसकी एनर्जी चेक करोगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। फिर वो कुछ दूर नीचे गया, इस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी साथ में घट भी गई, दोनों का सम फिर से फिक्स आया। नीचे गया, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी और घटी, दोनों का सम फिर से फिक्स आया। मतलब द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ स्टोन टुवर्ड द अर्थ सरफेस। यानी कि सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल बोलना है, हम सीधे मैकेनिकल ना बोलें, हम सीधे मैकेनिकल बोल देते हैं। So the total mechanical energy of the stone is fixed, is conserved when it is falling freely toward the earth surface। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों लीनियर मोमेंटम होता क्या है? तो लीनियर मोमेंटम हम पी से दिखाते हैं, कैपिटल पी से। होता है मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज द लीनियर मोमेंटम। अब बच्चों ये लीनियर मोमेंटम क्या सिग्निफाई करता है? जैसे न्यूटन का हम लोग सेकंड लॉ पढ़े थे, क्या पढ़े थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। वहां से f इज इक्वल्स टू ma करके निकालते थे, बोलो निकालते थे। यही है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमको इफेक्ट ऑफ फोर्स देता है, लीनियर मोमेंटम हमको क्या देता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स देता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या पढ़ना है? तो बच्चों अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, इफ देयर इज no external force applied on the body, then the total linear momentum of that body will be conserved। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, नोट्स आपको भेज देंगे, अभी समझ लो, फोकस करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और नोट्स का चिंता छोड़ो, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या है? तो बच्चों इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, देन the total linear momentum of that body will get conserved। या फिर हम ये कहें कि in a isolated system the sum of all the linear momenta of each particle will be conserved। मतलब मान लो कि ये तुम्हारा कोई सिस्टम है, इसमें 3 पार्टिकल्स हैं, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। बच्चों व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? तो द आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। इसको आइसोलेट कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? आइसोलेशन शब्द सुने हो ना, जैसे अभी आजकल बहुत मतलब किसी को खांसी सर्दी होने लगती है, बुखार होने लगता है, कहते हैं आइसोलेट कर लो अपने आप को। आइसोलेट कर लो का क्या मतलब है? अपने आप को दुनिया से अलग कर लो, कॉन्टैक्ट खत्म कर दो, एक्सटर्नल लोगों के साथ जो भी तुम्हारा कांटेक्ट था अभी तक उसको खत्म कर दो।
इनका जो भी एक्सटर्नल दुनिया से कांटेक्ट था उसको खत्म कर दिया, ये आइसोलेटेड बन गए। आइसोलेटेड सिस्टम इज फ्री फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, मान के चलो कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में 3 पार्टिकल हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इफ देयर इज अ आइसोलेटेड सिस्टम एंड देयर इज पार्टिकल इनसाइड दैट, देन द सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटा ऑफ ईच पार्टिकल विल गेट कंजर्व्ड। मतलब इसका लीनियर मोमेंटम, इसका लीनियर मोमेंटम, इसका लीनियर मोमेंटम किसी टाइम इंस्टेंट टी पे देखे, किसी टाइम इंस्टेंट टी पे देखें तो उस समय इन तीनों का लीनियर मोमेंटम कुछ वैल्यू आएगा। किसी टाइम इंस्टेंट मान लो 2t पे देखें, टाइम आगे बढ़ा, फिर देखें, अच्छा अलग अलग पार्टिकल का मोमेंटम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सम ऑफ ऑल दिस पार्टिकल्स का मोमेंटम फिक्स रहेगा अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ गए? समझ गए? अरे इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो बंदूक चलाते हो, बुलेट निकलती है बंदूक से, जैसे ही बुलेट आगे की तरफ निकली, गन को एक रिकॉइल मिलता है। रिकॉइल मतलब वो पीछे झटका मारता है। जैसे कहीं आप लोग देखे होंगे, जैसे बुलेट, जैसे बंदूक चलाने पे, फायर करने पे गन जो है वो पीछे की तरफ आता है, पीछे की तरफ। उसको क्या कहते हैं? वो जिस वेलोसिटी से आता है उसको कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, और इस फिनोमिना को कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो जो रिकॉइलिंग ऑफ गन का पूरा प्रिंसिपल है, ये बेस्ड है किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। वहां से हम लोग गन की रिकॉइल वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर सभी को? अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम जो शब्द है, देखो ये लीनियर मोमेंटम और ये एंगुलर मोमेंटम, मतलब किसी एक्सिस कह रहा हूँ। अगर किसी बॉडी का रोटेशन हो रहा है तो वहां पे जो मोमेंटम आता है उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहां पे लिखेंगे तो हम बोलेंगे mv इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यहां पे लिखेंगे तो बोलेंगे i ओमेगा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। i क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। ये चीजें आपको रोटेशनल मोशन में पढ़ने को मिलेंगे, अभी बस इसका बेसिक समझ लीजिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क प्रेजेंट, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क प्रेजेंट, या फिर ऐसे कह लो कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड टू द बॉडी, देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी विल बी कंजर्व्ड। कि अगर देखो, एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। तो लीनियर में फोर्स का एंगुलर कंपैरेटिव क्या है? तो फोर्स को अगर लीनियर में उसको फोर्स कहते हैं तो एंगुलर वाले में वही फोर्स टॉर्क बन जाता है। लीनियर वेलोसिटी इधर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लीनियर मोमेंटम इधर एंगुलर मोमेंटम, समझ रहे हो? मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये एनालॉजी है। एनालॉजी करके हम लोग समझते हैं लीनियर और एंगुलर को। तो एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क प्रेजेंट नहीं है, आपकी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, देन आपकी बॉडी का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा। वो क्या होगा बच्चों? कंजर्व्ड होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसका एग्जांपल अगर दें तो जैसे केपलर का लॉ आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th में, जब भी हो 9th में शायद था आपके ग्रेविटेशन। तो केपलर का लॉ आप लोग पढ़े होंगे। तो केपलर के लॉ में क्या था? एरियल वेलोसिटी का लॉ। तो एरियल वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, ये कहता था केपलर का लॉ। सेकंड लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटीज। तो मतलब उसके कहने का मतलब है कि अगर प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, तो अगर प्लैनेट दूर होगा, अगर प्लैनेट दूर होगा तो वो धीरे धीरे चलेगा, और अगर प्लैनेट सन के नजदीक आएगा तो तेजी से घूमेगा। समझे? ये कहता है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आता है। अगर वो बॉडी रोटेट कर रही है, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, तो उस एक्सिस के अराउंड उसका एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, हर एक टाइम इंस्टेंट पे क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, कंजर्व्ड आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका बच्चों। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स सोसाइटी के लिए कैसे हेल्पफुल है, कैसे कर्स भी साबित हो सकता है अगर उसको इररिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ किया जाए। और कुछ हमने फिजिकल लॉज देखे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।